भारत का स्वतंत्रता संग्राम हम लोग देखते हैं, उसमें कुछ चीज़ें हम लोगों ने रिवाइज किए। अभी आगे का इतिहास हम लोग देखने जा रहे हैं। मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि पहली हम लोग एक स्टोरी की रिवीजन कर लेंगे। जैसे कि अभी हम लोग घटनाक्रम देख रहे हैं, तो ये सब घटनाक्रम हम लोग पहले देखेंगे और उसी के बाद हम लोग एक रिवीजन ऐसे लेंगे कि जिसमें मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्या था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स क्या था, उसके बाद भारत के स्वतंत्रता के लिए जो प्लानिंग्स आ गए थे, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि क्रिप्स मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, वेवेल प्लान, माउंट पैटर्न प्लान। तो ये सब प्लान हम लोग स्टडी करेंगे, थोड़ा सा तुलनात्मक अभ्यास मतलब कंपैरेटिव स्टडी उसी चीज़ की हम लोग करेंगे। तो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं। जो स्टोरी है वो पहले मैं ख़त्म कर देता हूँ। इसी में आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि घटनाक्रम कैसे कैसे है। तो अभी हमने देखा था कि कांग्रेस में यानी कि भारतीय राष्ट्रीय सभा में एक परिवर्तन हो गया था। 1885 टू 1905 यहाँ पे मॉडरेट लोग डोमिनेटिंग थे, मगर 1905 टू 1920 यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने कांग्रेस को डोमिनेट किया था। मगर ऑल ऑफ सडन तिलक जी का देहांत हो गया और उसी के बाद सभी कांग्रेस के सूत्र गांधी जी के हाथों में चले गए। उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करके मूवमेंट, जिसे असहकार आंदोलन कहा जाता है, ये असहकार आंदोलन उन्होंने शुरू किया। अभी ये जो असहकार आंदोलन है उसी के जो बीज है, सीड्स बोलते हैं हम लोग, ये दादाभाई नौरोजी इन्होंने जो बताया था बहिष्कार, इसी में ही तो आते हैं। परदेशी जो माल है उसी का इस्तेमाल मत करो। इसी के लिए फिर दादाभाई नौरोजी ने बताया था दूसरा पार्ट स्वदेशी। तो गांधी जी ने यही सब मिला के लिया है कि पहले हम लोग स्वदेशी माल यूज करेंगे तो परदेशी माल इंपोर्ट कम होगा। दूसरी बात होगी कि जहां जहां पे ब्रिटिश बोल रहे हैं हमारी उनको सहायता की आवश्यकता है, वो सहायता नहीं देंगे। असहकार, हम लोग कौन सा भी सहकार्य नहीं करेंगे, ये उनका एक आंदोलन करने का तरीका था। ऑल ओवर इंडिया ये आंदोलन शुरू हो गया और तभी गांधी जी ने घोषणा दी थी 1 साल में स्वराज्य। आप लोग चरखा घुमाओ, स्वराज्य अपने आप अपने पास चला आएगा। क्यों? तो परदेशी जो माल है वो हम लोग खरीदी करेंगे नहीं। उसी का नतीजा ये हो जाएगा कि धीरे धीरे इंपोर्ट कम होते जाएगा, ब्रिटिशों को घाटा होने लगेगा। ब्रिटिश लोग यहाँ पे जो राज्य कारभार कर रहे हैं उसी में भारतीय लोगों का हाथ बहुत बड़ा है। आप अगर देखेंगे तो ब्रिटिश आर्मी क्या थी, टॉप मोस्ट ऑफिसर्स जो होते हैं वो ब्रिटिश थे, मगर बाकी उनके नीचे ब्रिगेडियर पोस्ट तक जितने सारे लोग रहते थे वो हिंदुस्तानी तो थे। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो टॉप मोस्ट ऑफिसर थे, आईसीएस वगैरह ऐसे कुछ, वो सब ब्रिटिश थे, मगर क्लेरिकल से लेके बाकी सब स्टाफ ये भारतीय था। अगर भारतीय लोग ने यहाँ जाना ही बंद किया तो ब्रिटिश लोग यहाँ पे राज नहीं कर पाएंगे। ऐसे कुछ तो तरकीब से ये असहकार आंदोलन शुरू हो गया। खिलाफत आंदोलन भी उसी के साथ जुड़ा रहा और फिर एक माहौल आ गया कि गवर्नमेंट के जॉब छोड़ दो, और बहुत सारे लोगों ने गवर्नमेंट के जॉब छोड़ना चालू किया। गवर्नमेंट मुसीबत में आ रही थी। ये आंदोलन ऑल ओवर इंडिया बहुत अच्छा सक्सेसफुल तरीके से जा रहा था, मगर एक दुर्घटना हो गई उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नाम का एक गांव, वहाँ पे ये दुर्घटना हो गई। वहाँ पे जो लोग थे वो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे।
मगर ब्रिटिश लोगों ने वहाँ पे जुल्म जबरदस्ती की, ब्रिटिश पुलिसों ने पर्टिकुलरली, जहाँ पे फायरिंग हो गई और एक आदमी मारा गया। लोग गुस्सा हो गए। ये लोग कोई चोर दरोडेखोर डाकू नहीं थे कि जिनके ऊपर फायरिंग की जाए। वो शांततापूर्ण तरीके से अपनी मांगे और अपना आंदोलन पूरा कर रहे थे। उसी के दौरान ब्रिटिश लोगों ने जुल्म जबरदस्ती की तो लोगों का भी दिमाग हट गया और रात को पुलिस चौकी के ऊपर हमला हो गया, पुलिस स्टेशन ही जलाया गया। करीबन 22 पुलिस उसमें मारे गए। जैसे कि ये पुलिसकर्मी मारे गए, आंदोलन का माहौल बदलने लगा। गांधी जी को ये चीज़ें पसंद नहीं थी। गांधी जी हमेशा बोलते थे कि हमें स्वतंत्रता चाहिए ही, मगर कैसे चाहिए? अहिंसात्मक मार्ग से, संवैधानिक रूप से हमें ये चाहिए। वी हैव टू गो बाय नॉन वायलेंस और डिप्लोमेटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली वी वांट फ्रीडम। वी डोंट वांट फ्रीडम बाय दिस वे। वायलेंस करके फ्रीडम लेने के लिए हम लोग तैयार नहीं। और फिर गांधी जी ने ऑल ऑफ सडन ये जो आंदोलन था वो पीछे ले लिया, स्टॉप किया। क्यों? तो ये हिंसा हमको मंजूर नहीं थी। लोगों को इतना समझना चाहिए कि ऐसे वायलेंट निदर्शन आंदोलन करना नहीं है। गांधी जी ने आंदोलन पीछे ले लिया। करीबन 1 साल अच्छी तरह से आंदोलन होने के बाद ये आंदोलन पीछे आ गया। गांधी जी ने स्टॉप किया, मगर इसी के लिए गांधी जी को ही जिम्मेदार ठहराते हुए ब्रिटिश लोगों ने उनको 6 साल जेल की सजा दी थी। अभी गांधी जी तो जेल में गए, आंदोलन का मामला स्थगित हो गया था, मगर गांधी जी ने जेल में बैठ के कुछ तो फास्टिंग, उपवास किया। वो बोलते हैं मैंने आत्मशुद्धि के लिए, मेरे लिए मैं उपवास कर रहा हूँ। मगर गांधी जी का उम्र ज़्यादा था और इसी में ये फास्टिंग का कुछ बॉडी के ऊपर बैड इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए करके ब्रिटिश लोगों ने उनको जेल से बाहर छोड़ दिया। मगर गांधी जी ने स्पष्ट किया कि मैं जेल से छूटने के लिए आंदोलन नहीं कर रहा था। मैं जो उपवास कर रहा है वो मैं जेल से बाहर आने के लिए नहीं कर रहा था, वो मेरी आत्मशुद्धि के लिए था, इसलिए वो तो चालू ही रहेगा। उन्होंने उपवास खंडित नहीं किया। गांधी जी निसर्गोपचार के बड़े भक्त थे और निसर्गोपचार जब भी हम लोग सीखते हैं तभी उसी में उपवास यानी कि फास्टिंग, इसी का महत्व बहुत बड़ा विशद किया जाता है। तो गांधी जी उसके लिए उपवास कर रहे थे। उन्होंने बोला ये बड़ी अच्छी बात है कि ब्रिटिश लोगों ने मुझे छोड़ दिया, मगर मुझे पता है कि ब्रिटिशों ने मुझे 6 साल की सजा दी थी, तो इसीलिए मैं ऐसा मानूंगा कि मैं जेल में ही हूँ और ब्रिटिशों के खिलाफ कुछ आंदोलन में प्रत्यक्ष सहभागी मैं नहीं होगा। ऐसे करते गांधी जी 6 साल अभी शांत बैठने वाले थे। उसी वक्त इलेक्शंस आ रहे थे, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स मिले थे, उसी के साथ साथ इलेक्शन आ रहे थे। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म की वजह से यहाँ पे डायरकी का मतलब होता है 2 लेवल का राज्य, यहाँ पे शुरुआत होने जा रहा था। जो आज हम लोग बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ऐसे कुछ तो एक्सपेरिमेंट ब्रिटिश हमारे साथ कर रहे थे और इसी के लिए अभी इलेक्शंस आने वाले थे। तो सभी को ये असहकार मंजूर नहीं था। उसमें पंडित मोतीलाल नेहरू, बैरिस्टर चित्तरंजन दास, NC केळकर, ऐसे कुछ लोग थे। इन्होंने कांग्रेस के अंदर ही, बाहर नहीं, कांग्रेस में ही रहते हुए कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी एस्टेब्लिश की, उसका नाम है स्वराज्य पार्टी। और उनका मकसद था कि ये स्वराज्य पार्टी चालू करते हुए हम लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाएंगे, इंडियन पार्लियामेंट में जाएंगे और इंडियन पार्लियामेंट में जाके पार्लियामेंट्री फाइट वहां से हम लोग चालू रखेंगे। तो ऐसे ही पार्लियामेंट्री फाइट के लिए ये लोग गए, ये लोग जीत के आ गए और तभी 1925 में उनके साथ और एक आदमी, उस वक्त बड़े अच्छे थे वो आदमी, वो शामिल हो गए। वो है बैरिस्टर जीना।
मैं थोड़ा सा बैरिस्टर जीना के बारे में अभी बता देता हूँ, पूरा नहीं बता देता हूँ मगर थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट ये मैं बताता हूँ कि ओरिजिनली ये गुजरात के रहने वाले थे। उनके जो दादा थे मतलब ग्रैंडफादर, उसके दरमियान उनको कुछ तो जुल्म जबरदस्ती से रिलीजन चेंज करवाना पड़ा था। बाद में ये बोल रहे थे कि हमको फिर धर्म में ले लो, तो उनको धर्म में लिया नहीं गया। इसीलिए ये बैरिस्टर जीना जो थे, उनका असल में नाम जीना नहीं था, कुछ तो झीड़ी भाई ऐसा नाम उनका था। बाद में उन्होंने नाम चेंज करके अपना नाम बैरिस्टर जीना कर दिया। ये बैरिस्टर बन गए थे, बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे और लोकमान्य तिलक के साथ थे। अगर आपको पता रहेगा तो हम लोगों ने पहले लेक्चर में कुछ तो रिवोल्यूशनरी, आर्म रिवोल्यूशनरी के लेक्चर में कुछ तो लिया था टॉपिक, जिसमें लिया था कि चापेकर ब्रदर्स, चापेकर बंधुओं ने रैंड की हत्या की। उसी वक्त जब भी वो पकड़े गए, 2-2.5 साल के बाद पकड़े गए, तो उनका लॉयर बनने के लिए तभी कोई तैयार नहीं था और तभी उनका वकील पत्र लिया था बैरिस्टर जीना ने। बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता होती है कि बैरिस्टर जीना ने तभी ये रिस्क लिया था। इसी के बाद दूसरी चीज़ हो गई थी, लोकमान्य तिलक जी के ऊपर मुकदमा चला था राष्ट्रद्रोह का, राजद्रोह का, सेडेशन केस। उसी दरमियान तिलक जी के भी वकील बैरिस्टर जीना थे। अभी बैरिस्टर जीना ने मोतीलाल नेहरू, बैरिस्टर चित्तरंजन दास, इन सब के साथ मिलके ब्रिटिश लोगों को एक डिमांड की थी कि भारत को आप सेल्फ गवर्नमेंट देना चाहते हैं, जैसे अभी डायर की दिया है, सेल्फ गवर्नेंस की तरफ आप हमें आगे दे रहे हैं, तो हमारी मांगे क्या है ये भी समझना चाहिए। और इसीलिए आप हमें एक साथ बैठ के संवाद करने का संधि हमें मिलना चाहिए। जैसे कि मोरले मिंटो रिफॉर्म्स में डायर की हो गया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म उसके बाद आ गए थे। उन्होंने तो बोला था आपको स्वराज्य देना हमारा काम है, और इसीलिए जो लोकल गवर्नमेंट था उसी में भारतीय लोगों के हाथ में बहुत कुछ उन्होंने दिया था। इवन भारतीय आदमी मिनिस्टर बन सकता था। अभी इसी में जब भी ब्रिटिश लोगों को रिव्यू चाहिए था, तो इन्होंने बैरिस्टर जीना ने एक ऐसा प्रपोजल दिया था कि हम लोग साथ में बैठ के, जैसे कि आप ऊपर बैठेंगे हम नीचे बैठेंगे, ऐसे नहीं, सब एक लेवल पे आके बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसी को बोला जाता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ऐसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए जिसमें हम लोग संवाद करेंगे और भारत को अधिक सुविधाएं कैसे मिल सकती है उसी के बारे में हम लोग संवाद करेंगे। तो ब्रिटिश लोगों ने बोला अच्छी सूचना है, हम लोग इसके ऊपर विचार करेंगे। ये बात है 1925 की। उसके बाद आपको ये भी पता रहेगा कि लिबरल पार्टी जो थी वहाँ पे लोकमान्य तिलक जी ने कुछ उनको फंड इकट्ठा करके दिया था। तो वो अभी पॉलिटिक्स में थी, वो रूलिंग पार्टी बन गई थी और वो हमारे लोगों को कुछ देना चाहती थी। जैसे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में उन्होंने बोला था कि आपको रिफॉर्म मिलेंगे, हर 10 साल के बाद आपको रिफॉर्म मिलेंगे। तो ये जो रिफॉर्म दिए हैं इसी में क्या रिजल्ट आता है वो देखेंगे और उसी के बाद हम लोग वो रिव्यू लेके आपको नए रिफॉर्म हम लोग देंगे। तो अभी 1919 में ये डिसाइड हुआ था, अभी 1929 में हमें रिफॉर्म्स मिलने चाहिए थे, मगर तब तक ये पार्टी पावर में नहीं रहने वाली थी। इलेक्शंस थे, इलेक्शन के बाद क्या होता है पता नहीं होता है, जिसको लगता है भाई अगले बार मैं जीत के आऊँगा वो आता नहीं। तो इसलिए इनका कहने का मतलब था कि हमारे सामने सब हो जाए। तो इन्होंने एक कमीशन डिसाइड किया, इसी का नाम है साइमन कमीशन। साइमन ये उनके चेयरपर्सन थे, उनकी अध्यक्षता में ये कमीशन हो गया। इनका काम था भारत में आके जो अभी रिफॉर्म दिए हैं उसी का क्या परिणाम हुआ वो जाके
देखना है। अभी बात देखिए, तभी टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन इतने विकसित, मोबाइल फ़ोन तो थे ही नहीं, मगर ये सेवाएं उतनी विकसित नहीं थी। दूरदर्शन जैसे कि हम लोग बोलते हैं टेलीविज़न, ये तो था ही नहीं। तो भारत में क्या चल रहा है ये इंग्लैंड में बैठे हुए लोगों को समझता नहीं था। अभी एक मैं सिंपल बात बता देता हूँ कि हम लोग जैसे कि भारत की बात करते हैं, अभी मैं भारत में अब तक बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आसाम, वो 7 सिस्टर्स, ये एरिया में अब तक मैं आया नहीं। मैं भारत के बहुत सारे स्टेट्स में जाके आया हूँ, जैसे कि कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, बाद में मध्य प्रदेश है, अभी छत्तीसगढ़ उड़ीसा बाकी है जाने का, मगर मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, और अभी जो जम्मू कश्मीर का विभाजन करके हुआ है वो लेह लद्दाख, ये सब भाग मैं जाके आया हूँ। तो अगर कोई मुझे जम्मू कश्मीर का हमारा बांधव मिलता है और मेरे साथ बात करता है तो मुझे मेरे आंखों के सामने कुछ तो चित्र आ जाता है, क्योंकि मैं वहाँ जाके आ चुका हूँ। मगर अगर कोई मेरे साथ अरुणाचल प्रदेश की बात करेगा तो मैं खुद वहाँ न जाने से, देखिए मैं अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे लोगों को मिला हूँ, मगर वो लोग मुंबई में आने के बाद मेरी उनके साथ बातचीत हो गई। ऐसी बात नहीं कि मैं अरुणाचल प्रदेश में जाके उनके साथ बातचीत किया। तो अरुणाचल प्रदेश का चित्र क्या है ये मैं खुद जाने के बाद मुझे पता चलेगा, या तो अभी जैसे यूट्यूब का माध्यम है तो यूट्यूब के माध्यम से जो वीडियोस आ जाते हैं और गूगल मैप के ऊपर जो फोटोग्राफ्स होते हैं उसके माध्यम से थोड़ा बहुत चित्र सामने आएगा। तो असल में वो जाने के बाद हमें बहुत चीज़ों का पता चलता है कि व्हाट इज़ द सेफ्टी लेवल। तमिलनाडु में अगर हम लोग जाते हैं तो महसूस होता है कि तमिलनाडु बहुत एडवांस स्टेट है। तमिलनाडु में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पर्टिकुलरली रोड ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है। खाने पीने की चीज़ें, हम लोग मुंबई वाले हैं, मुंबई में सभी चीज़ें बहुत महंगी होती, बहुत महंगी होती। तमिलनाडु में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई हम लोग 10 साल पीछे आ गए हैं और फिर होटल का रेट कार्ड हम लोग देख रहे हैं, इतना सस्ता तमिलनाडु में महसूस होता है। बहुत सारे स्टेट में, गुजरात में भी खाने पीने के लिए ऐसा ही महसूस होता है, और हर एक के रीति रिवाज जो चीज़ें वहाँ पे है, कुछ अच्छी है कुछ बुरी है, सभी पता चल जाती है। तो वैसे इंग्लैंड में बैठे अंग्रेजों को भारत के बारे में पता होने के लिए, तभी तो यूट्यूब और ये कुछ था नहीं, तो दो चीज़ें थी, या तो उनकी कभी तो पोस्टिंग भारत में होनी चाहिए, और नहीं तो वहाँ से जो रिपोर्ट आते हैं वो रिपोर्ट पढ़ के ही उनको पता होता था। तो ये जो रिफॉर्म्स दिए हैं, ये रिफॉर्म्स का नतीजा क्या निकला, ये देखने के लिए उन्होंने सैमन कमीशन करके कमीशन भेजा। अभी हमारे लोगों को ये चीज़ समझ में आने की जरूरत थी कि सैमन कमीशन ये हमारे लोगों को सुविधा देने के लिए असाइन किया है, मगर हमने इतना ही पॉइंट उसमें निकाला और वो सही है, उसमें कुछ बात नहीं कि सुधारणाएं हमको मिलने चाहिए। तो कमीशन पे हमारे लोग ले लो ना, कमीशन पे सब गोरे लोग, मतलब ब्रिटिश लोग, और भारतीय तरफ से कोई नहीं। भारत को क्या चाहिए ये ब्रिटिश लोग बताएंगे अच्छी तरह से या भारतीय लोग बताएंगे? ओके, तो आपको ये चीज जरूरी थी कि वहां पे भारतीय प्रतिनिधि कोई ना कोई तो लेना जरूरी था, मगर इन्होंने लिया नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश लोगों का कहना सिंपल है, भाई देने वाले हम हैं, हम देखेंगे और दे देंगे। अगर आप डॉक्टर नहीं है और आप हॉस्पिटल में भर्ती हो गए हैं मरीज करके, पेशेंट करके, और डॉक्टर आ गए तो डॉक्टर को अगर आप बताना चालू करेंगे कि मुझे ये दवा दे दो, ये दवा दे दो, ऐसे ऐसे, हाँ बीमार तो मैं हूँ ना, मुझे पता चलेगा ना क्या हुआ है, मुझे ये दवा दे दो, सही है या गलत है। तो डॉक्टर देने वाला है, डॉक्टर आपकी परिस्थिति समझ के आपको दवा देने वाला है, आप नहीं बोलना है। तो अभी हमारी हालत ऐसी थी, दोनों बाजू में बोल रहा हूँ। ब्रिटिश लोगों का कहना था कि हम लोग देने जा रहे हैं तो हम लोग चेक करेंगे कि हमने जो दिया था उसका रिजल्ट क्या आ गया। हमने अपोज चालू किया, साइमन कमीशन जहां जहां पे गया हमने ब्लैक फ्लैग दिखाना चालू किया, प्रोटेस्ट,
और फिर बात आ गई 1927 में, क्योंकि गांधी जी तो तभी कुछ नहीं कर रहे थे, मगर अहिंसात्मक पद्धति से यह आंदोलन सब जगह पे किया गया। साइमन कमीशन को ब्लैक फ्लैग्स दिखाए गए और लॉर्ड बर्कनहेड, ये तो भारत मंत्री था, इसी को इंग्लिश में इंग्लैंड में या तो इंडियन मिनिस्टर या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऐसे कहा जाता है। तो ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे बर्कनहेड, लॉर्ड बर्कनहेड, तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, आप बोल रहे हैं कि कमीशन पे भारतीय लोग लेने की जरूरत है, मगर भारतीय लोग एक साथ बैठ के सर्वमान्य संविधान बना सकते हैं, ये संभव नहीं। बात समझ में आ रही है? ये चीजें लॉर्ड बर्कनहेड ने कह के दिखाई। मैं यहाँ पे बर्कनहेड को ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, एक टॉपिक बीच में है, वो है कि गांधी जी जब भी अरेस्ट थे और फिर 6 साल में वो कुछ करने वाले नहीं थे, तो तभी हम लोग क्या कर रहे थे? तो हम लोग आंदोलन वगैरह नहीं कर रहे थे, मगर कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम हम लोग कर रहे थे। वो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऐसा था कि भाई आप आंदोलन करने के लिए रोड पे जाने की जरूरत नहीं, घर में बैठ के भी कर सकते हो। क्या करने का है? परदेशी माल मत ले। अगर परदेशी वस्तुओं की दुकानें हैं तो उनके सामने जाके ये लोग प्रोटेस्ट करते थे, सिर्फ बोर्ड लेके आप हिंदुस्तानी माल खरीदी करो, परदेशी माल खरीदी मत करो। एक चीज है नशा, शराब पीने के बाद आदमी का होश उड़ जाता है। और बहुत बार ऐसे होता है कि एक बार हो गया, आज शराब पिया तो वो सेटिस्फाई हो गया, अभी जिंदगी भर शराब पीगा नहीं, ऐसी बात नहीं। वरना एवर्सियन थेरेपी की, अगर आपने उस मरीज को एवर्सियन थेरेपी दिया रहेगा तो थोड़ा सा बात अलग होता है, मगर अगर एवर्सियन थेरेपी नहीं रहेगा तो उसको एक बार शराब पीने से और एक बार पियो और एक बार पियो, ऐसे होता रहता है। और फिर देश, हमारा समाज के प्रति कर्तव्य, ये सब चीज़ें भूल जाता है और नशे के पीछे पड़ जाता है। इसीलिए ये जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम था उसी में उन्होंने चालू किया काम कि नशाबंदी, दारू के दुकान के खिलाफ आंदोलन, शराब मत ले लो। तो इसी की वजह से गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं मिलेगा, लोग होश में रहेंगे, पता चलेगा ब्रिटिश लोग क्या कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ संविधानात्मक कार्य, संगठनात्मक कार्य ये 1922 से 1928 तक ये चल रहे थे। अभी लॉर्ड बर्कनहेड तो बोल दिए कि भारतीय लोग, सभी भारतीय लोग एक साथ बैठ के सर्वमान्य संविधान बना ही नहीं सकते। तो कांग्रेस ने चैलेंज एक्सेप्ट किया। अभी इस वक्त तक क्या हो गया देखिए कि पंडित मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी, इनमें उतने अच्छे संबंध नहीं थे, मगर उतने अच्छे संबंध नहीं थे। गांधी जी ने एक विरोधक को अपने पक्ष में लेने की एक कोशिश की। वो ऐसी थी कि एक कमेटी गठित की गई जिसी को बोला जाता है नेहरू कमेटी। पंडित मोतीलाल नेहरू उसके प्रेसिडेंट थे, चेयरपर्सन थे, और उसी समिति से कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, सर्वमान्य कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, ये चैलेंजिंग टास्क हमने एक्सेप्ट किया और हम लोग संविधान बनाने के पीछे पड़े। अभी ये चीज जब चल रही थी तभी ये जो समिति गठित हुई थी उसी में बैरिस्टर जीना भी थे, मगर अब तक बैरिस्टर जीना का नेचर चेंज हो गया है। वो जितने पहले राष्ट्रवादी थे वैसे अभी राष्ट्रवादी नहीं रहे। ब्रिटिश लोगों की एक नीति होती है, इसी को नीति कहेंगे तो ठीक है, मैं तो बोलता हूँ अनीति होती है सच में, मगर इसी को वो लोग पॉलिटिकल इंजीनियरिंग या ऐसे कुछ तो नाम से बोलते हैं। दुनिया में जितने सारे देश थे वो देशों को अलग अलग तरीके से सामने पेश किया। जैसे कि पहला महायुद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने जर्मनी का, मतलब तभी ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया का एक हिस्सा निकाला जो जर्मन भाषी थे। इसी के बाद हंगेरी से एक टुकड़ा निकाला, पोलैंड से एक टुकड़ा निकाला
और ऐसे करते हुए एक कुछ नया ही देश तैयार किया जिसको नाम दिया गया चेकोस्लोवाकिया। क्या किया? चेकोस्लोवाकिया। ऐसा ही एक देश और तैयार किया, यूगोस्लाविया। इसका बेस ऐसा था कि पश्चिम यूरोप में ऐसा एक देश मौजूद है जिसका नाम है स्विट्जरलैंड, जिसमें जर्मन लोग हैं, मतलब जो ऑस्ट्रियन लोग होते हैं वो ऑस्ट्रियन है, फ्रेंच है और इटालियन है। तीनों की बॉर्डर पे ये देश है और वो बड़ी शांततापूर्ण तरीके से आया है, डेवलप नेशन है। इसी के माहौल से पूर्व यूरोप, पश्चिम यूरोप शांत रह पाता है। तो वैसे ही पूर्व यूरोप में ये ऐसे देश होने चाहिए। तो इन्होंने ऐसे निकालते हुए और जोड़ते हुए ये देश तैयार किया। वैसे ही रशिया से एक टुकड़ा निकाला था पहली युद्ध में, जो जर्मन लोगों ने असल में जीता था, मगर वहां पे देश था जो रशिया ने खा लिया था पहले ही, वो फिर से आजाद किया गया, उसको नाम दिया गया पोलैंड। उसी के बाद उसके नॉर्थ साइड में इस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया, या ऐसे सब टुकड़े टुकड़े निकाल के उनके देश तैयार हो गए। तुर्क लोगों का एम्पायर बहुत बड़ा था, ऑटोमन एम्पायर बोलते उस्मान की वजह से। तो उस्मान का एम्पायर करप्ट हो गया, ऑटोमन एम्पायर, ये तुर्क लोगों का एम्पायर था। तुर्क लोग हार गए युद्ध में, तो इन्होंने जो उनका एम्पायर था वो खंडित किया और फिर बैठ के ये लोग बड़ी स्माइल देके बोलते हैं कि ईरान और इराक, पर्शिया का जो एम्पायर था वो पर्शिया को छेद करते हुए ईरान और इराक, ये दो देश यहाँ पे तैयार किए। ये तो मैप पे बैठ के इन्होंने तैयार किए। तो ऐसे देश को जोड़ना और देश को तोड़ना, और ये तो उनके, हम लोग बोल सकते हैं बाएं हाथ का खेल है, मगर बहुत सारे ब्रिटिशर्स लेफ्टी भी होते हैं, आपको पता रहेगा। तो मगर ये ऐसी चीजें ये लोग कर रहे थे। तो भारत में भी उनके ऐसा ही कुछ तो सोशल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, ये सब कार्य चालू थे। और इसी के लिए बैरिस्टर जीना, अभी ये लोग बैरिस्टर जीना का इस्तेमाल कर रहे थे। हमारे ही देश में रहते हुए हमारे लोगों को ही, कुछ हमारे लोगों को उनके हस्तक करके यूज कर रहे थे। जैसे कि आपने देखा रहेगा तो वो एक लगान नाम की मूवी है, उसमें भी ऐसे ही दिखाया है कि वो जो कोई विलन होता है वो रहता ही इन लोगों में, मगर काम उनके लिए करता है। तो वैसे ही हमारे इधर भी विलन तैयार किए गए जो असल में बहुत अच्छे थे, राष्ट्रभक्त थे, सब थे, मगर बाद में वो टर्न हो गए। और हम लोग एक चीज मानते हैं कि राष्ट्र निर्माण करने का अधिकार सबको है, ये सबका कर्तव्य होता है, मगर राष्ट्र तोड़ने का अधिकार हमें नहीं है। अगर कोई राष्ट्र को तोड़ने की बात करे तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। तो बैरिस्टर जीना जब तक राष्ट्र के कार्य में जुड़े थे, हम लोग मानते हाँ बहुत अच्छा आदमी था तब तक, मगर जब भी राष्ट्र तोड़ने के लिए वो लगता है तो हमारे प्रति उसके मन में कोई भी, उसके प्रति हमारे मन में कोई भी आदर नहीं रहता है, क्योंकि हमारा देश सबसे पहले आना चाहिए, बाद में ये सब चीजें हो सकती है। तो बैरिस्टर जीना ने अपने कुछ तो 3 डिमांड रखे जो संवैधानिक रूप में आना चाहिए थे, मगर मोतीलाल जी ने बताया कि ये 3 डिमांड हमारे साथ लेना संभव नहीं, स्पष्ट रूप से बता दिया। मगर बैरिस्टर जीना अभी अड़े रहे कि ये 3 डिमांड आप ले ही लो, मगर तभी कमेटी ने ये 3 डिमांड स्वीकृत नहीं किए। इसी के वजह से बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि इंडियन पार्टीशन की जो शुरुआत है वो कैसे हो गई, तो मोतीलाल जी की वजह से हो गई। यहाँ पे जीना के अगर 3 डिमांड वो लोग लेते थे तो अच्छे थे, जीना जी के 3 डिमांड लेने के बाद जीना सेटिस्फाई हो सकते थे, मगर इन्होंने ऐसा किया नहीं, और इसी की वजह से क्या हो गया कि जीना को गुस्सा आ गया और वो पाकिस्तान के पीछे लग गए, ऐसे कुछ तो कहा जाता है, मगर ये संभव नहीं है। इसका रीजन ऐसा है कि जब भी जीना की 3 डिमांड मंजूर हो गई नहीं, तो और 11 शर्तें लेके जीना और सामने आ गए
तो आज 3 मंजूर करो, नहीं किया, कल मैं 11 लेके आता हूँ, वो मंजूर करो। तो अगर जीना, हम लोग जैसे बोलते हैं कि 3 डिमांड अगर मंजूर कर लेते थे तो जीना अपने साथ आते थे, तो ऐसी बात नहीं थी। 3 डिमांड लेने के बाद अगले दिन वो 11 डिमांड लाने वाले ही थे। और फिर जब ये नेहरू रिपोर्ट बर्कन हेड को सौंपा गया, बर्कन हेड को मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो जिना ने उसी के साथ अपने 14 डिमांड, जो पहले 3 थे और बाद में लाए हुए 11 डिमांड, वो सब जोड़ के दे दिए कि भाई अपार्ट फ्रॉम दिस नेहरू रिपोर्ट, ये मेरे 14 डिमांड है। तो व्हाट ब्रिटिशर्स वांटेड टू टेल वो प्रूव हो गया कि सभी भारतीय लोग एक साथ बैठ के सर्वमान्य संविधान बना नहीं सकते, वो इनको हाईलाइट करना था और नेहरू रिपोर्ट से ये हाईलाइट किया गया। मगर ब्रिटिश लोगों का पूर्व इतिहास हमें भी अभी पता चल गया था कि ब्रिटिश लोग बातें कैसे करते हैं, तो इसी के लिए हमें पता चल गया था। तो हमने ब्रिटिश लोगों को बोला था हमने संविधान तो बनाया, अभी 1 साल के अंदर इसी संविधान के ऊपर आपका कार्य शुरू होना चाहिए। हमने तो सब बाकी तो एक जीना का 14 जो अलग डिमांड थे, शर्तें थी, वो छोड़ के बाकी तो सब करने की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप चालू कर लो। 1 साल की मुदत आपको दी जाती है, 1 साल में आप इसका इम्प्लीमेंटेशन चालू कर दो। अभी ब्रिटिश लोगों को 1 साल का एक मुदत, टाइम लिमिट हमने दिया था। इसी 1 साल में हमें ब्रिटिश लोगों से एक्सपेक्ट था कि नेहरू रिपोर्ट में जो बताया गया है वैसे ही आप अभी कृति करो। ऐसे नेहरू रिपोर्ट में क्या दिया गया था, तो अति संक्षिप्त रूप से अगर कहे तो डोमिनियन स्टेटस, इसी का भाषांतर बहुत बार स्वराज्य ऐसा किया जाता है। तो डोमिनियन स्टेटस इसका मतलब ये था कि डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, ऐसे कुछ जो विषय है वो ब्रिटिश शासक के हाथ में रहेंगे, बाकी सब विषय भारतीय लोगों के हाथ में रहेंगे। मतलब आज भारत में जो राज्य है, इन राज्यों को जो स्वायत्तता दी गई है, इसी को तो डोमिनियन स्टेटस कहते हैं। ऐसी बात नहीं कि पंजाब की बॉर्डर पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री है वो आर्मी को ऑर्डर देंगे कि आप पाकिस्तान के ऊपर हमला करें या न करें। यह आदेश देने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ऑन बिहाफ ऑफ दैट प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति महोदय है, वो ये काम करेंगे, ना कि स्टेट का मुख्यमंत्री। मगर स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पंजाब के मुख्यमंत्री के हाथ में। तो ये चीज होती है, हम लोग ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए करके बात कर रहे थे। ये सब चीजें हम लोग ये जो नेहरू रिपोर्ट था उसमें मांग कर रहे थे। अभी बात ऐसी हो रही थी कि ये सब चीजें ब्रिटिश लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। 1929 आ गए, पूरा साल खत्म होने को आया, मगर ब्रिटिश लोगों ने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जिससे हमें पता चले हाँ भाई डोमिनेंट स्टेटस ब्रिटिश लोग अभी दे रहे हैं। नहीं दे रहे थे। जैसे ये क्लियर हो गया कि अभी कुछ मतलब नहीं है, तो कांग्रेस का सेशन हो गया था, लाहौर सेशन। यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो वहाँ उस वक्त यंग थे, उन्हीं को प्रेसिडेंट बनाया गया। गांधी जी बोलते कुछ लोगों का विरोध होते हुए भी गांधी जी ने सुझाव दिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अभी नए प्रेसिडेंट कांग्रेस सेशन के रहेंगे। दिसंबर 29 में ये सेशन हुआ था। इसमें ऐसे डिसाइड हो गया, मतलब नेहरू जी के हाथ में सब सूत्र आ गए थे। अभी नेहरू जी उच्च विद्या विभूषित थे, वो भी बैरिस्टर थे।
अभी गांधी जी भी बैरिस्टर थे, मगर गांधी जी ये थोड़े अभी 1929 बोलेगा तो थोड़े से 30 साल पहले के बैरिस्टर थे, और नेहरू जी अभी अभी बैरिस्टर हो गए हैं। अभी जो बाकी जग में, मतलब यूरोप में जो विचारधाराएं बह रही थी, उसी का इम्पैक्ट नेहरू जी के ऊपर था, और वो एक आइडियलिस्टिक पर्सन करके सामने आ रहे थे। नेहरू जी ने ऐसे भाषण में कहा, मतलब वो जो उनका प्रसिद्ध भाषण है कि हम लोग स्वतंत्र है, हम लोग गुलाम है ही नहीं। हमारा स्वतंत्रता दिन हम लोग अभी मनाएंगे 26 जनवरी 1930 को। देखिए, यहाँ से हमारी शुरुआत हो गई एग्रीमेंट की टेस्टिंग। 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ऐसे 1929 के दिसंबर महीने में नेहरू जी ने बोला। अभी किसी ने पूछा नहीं क्यों 26 जनवरी ही डिसाइड किया गया, मुझे भी पता नहीं है कि 26 जनवरी ये डेट ऐसे क्यों डिसाइड की गई, मगर ये स्वतंत्रता दिवस करके हम लोग शपथ ले लेंगे, ऐसे डिसाइड हो गया। अभी नेहरू रिपोर्ट में, मतलब पंडित मोतीलाल जी ने जो रिपोर्ट दिया था उसी में डोमिनियन स्टेटस ये मांगा गया था, मगर अभी उनका बेटा बोल रहा है कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए ही नहीं, हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। और यही वो सुप्रसिद्ध सेशन है कांग्रेस का जिसमें पूर्ण स्वराज्य ये तय किया गया, हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। तो ब्रिटिश लोगों के शासन में रहने की अभी आवश्यकता है ही नहीं, हम लोग पूरी तरह से स्वतंत्र है। ब्रिटिश, और इसका पुरावा क्या, एविडेंस क्या देंगे हम लोग, तो हम लोग ऐसा एविडेंस देंगे कि ब्रिटिश लोगों के लॉज हम लोगों को मैंडेटरी नहीं है। और फिर इसी के साथ साथ आंदोलन की शुरुआत भी हो गई, इसी का नाम है सविनय कायदे भंग, दैट मीन्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मगर ये कैसे रहेंगे, क्या उसका स्वरूप रहेगा, ये सब गांधी जी के हाथ में सौंपा गया। इसीलिए ये लाहौर सेशन कांग्रेस का बहुत महत्वपूर्ण है। अभी गांधी जी ने डिसाइड किया कि लॉज तो डिसोबे करने हैं, तो निकालने चाहिए कि कौन कौन से लॉज हम लोग, तो अभी सूची निकालने की जरूरत है, कौन कौन से लॉ हम लोग डिसोबे कर सकते हैं। मतलब जो अन्यायकारक है उनको डिसोबे करना है। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि नमक का जो कानून है वो तोड़ना जरूरी है। क्यों? अभी कोस्टल लाइन पे जो लोग रहते हैं वो परंपरागत रूप से नमक तैयार करते आ रहे हैं। जैसे कि आप अगर किसी रिवर की वैली में रहने वाले लोग देखेंगे तो वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी डिफॉल्ट ओवर द इयर्स पीरियड उनकी चालू रहती है। वैसे ही जो समुद्र के तट पे रहते हैं, जहाँ पे संभव है, अच्छी जगह है, वहाँ पे समुद्र से नमक निकालना ये कॉमन फैक्ट है। मगर ब्रिटिश लोगों ने अभी कुछ नया कानून बनाया, इसके लिए वो बोले कि अभी ये जो नमक बनाना है ये सब काम कंपनियां करेगी, ना कि लोकल लोग। तो ये बहुत हाई क्लास एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, तो इसी को विरोध करने की तैयारी चालू हो गई। गांधी जी ने उनके साबरमती आश्रम से चल के समुद्र तट पे जगह है गुजरात में जिसका नाम है दांडी, यह दांडी नाम की जो जगह है वहाँ पे जाएंगे और नमक का कानून तोड़ देंगे, ऐसा डिक्लेरेशन दिया। जैसे ये डिक्लेरेशन दे दिया, ब्रिटिश लोग तो पीछे थे ही, देखिए, मगर ब्रिटिश लोग अरेस्ट नहीं करेंगे आपको क्योंकि कानून तोड़ा नहीं है, तोड़ने के बाद अरेस्ट करेंगे। और ये गांधी जी, एन ओल्ड मैन स्टार्टेड वॉकिंग मोर देन 320 किलोमीटर डिस्टेंस, कुछ तो 375 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये चल के गांधी जी पहुंच गए दांडी में। ये चलते वक्त बहुत सारे गांव के लोग उनके साथ मिलने लगे और एक बहुत बड़ा माहौल तैयार हो गया और सभी के साथ गांधी जी ने नमक उठा दिया, कानून तोड़ दिया। ब्रिटिश लोगों ने गांधी जी को अरेस्ट किया। मगर
ये आंदोलन जो है वो पूरी भारत में कैसा चलेगा? ये तो सिर्फ कोस्टल लाइन पे जहाँ पे नमक का पार्ट है वहाँ पे, मगर ऐसी बात नहीं होगी। ब्रिटिश लोगों के बहुत सारे कानून थे वो अन्यायकारक थे, जैसे कि जंगल का कानून। अभी बात ऐसी होती है कि ब्रिटिश लोग जो यहाँ पे रह रहे थे शुरू में, उन्होंने बहुत जंगल तोड़ दिया। उनको लकड़े की जरूरत थी, लकड़े ले जाओ इधर से, मगर उसके बाद एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होना चालू हो गया और फिर कानून बनाए गए कि जंगल तोड़े नहीं। अभी जो ट्राइबल लोग हैं वो जंगल में परंपरागत रूप से रहते हैं, उनके ऊपर अन्याय होने लगा इसी के वजह से। तो हम लोगों ने डिसाइड किया ये कानून हम लोग तोड़ेंगे। तो ऐसे करते करते भारत में हर एक जगह पे तभी जहाँ जहाँ मुमकिन था ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अच्छी तरह से चला। लोगों को ब्रिटिश लोग धमकियां दे रहे थे जेल में डालेंगे, हम लोग बोल रहे थे डालो चलो, और जेल हाउसफुल हो गए। नए जेल बांधने पड़े, वो भी हाउसफुल हो रहे थे। इतनी अच्छी तरह से आंदोलन पूरी भारत में ये चल गया, क्योंकि 1921 के बाद ये दूसरा ही ऑल ओवर इंडिया लेवल का आंदोलन यहाँ पे हो रहा था। इसी का नतीजा हो गया। मगर इसी में और एक चीज हो रही थी कि बैरिस्टर जीना, पंडित मोतीलाल नेहरू, बैरिस्टर चित्तरंजन दास, NC केळकर, ये सब लोग जो पार्लियामेंट में जीत के गए थे 1924 में, उन्होंने तभी 1925 में बोला था कि हमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जरूरत है। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ब्रिटिशों ने अब भी निकाली। आओ बैठो। 5 साल लग गए ब्रिटिशों को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लेने के लिए, और बोलते कैसे हैं कि भाई आपने तो डिमांड किया था उसके लिए तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखा, तो आपके डिमांड को हम लोग अच्छी तरह से जान देते हैं। और फिर ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लग गया। मगर कांग्रेस का तभी आंदोलन चल रहा था। कांग्रेस ने बोला जो कुछ हमारी डिमांड है नेहरू रिपोर्ट में ऑलरेडी दिया है, आप नेहरू रिपोर्ट पे एक्ट किए नहीं, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे बैठ के क्या होने वाला है? जो डिमांड है वो नेहरू रिपोर्ट में है, आपको सौंपाए गए हैं, और इसीलिए कांग्रेस उसमें पार्टिसिपेट हुई नहीं। कांग्रेस अगर पार्टिसिपेट होती नहीं तो पैन इंडिया लेवल के डिस्कशन में मजा नहीं। फिर ब्रिटिश लोगों का ये पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया, कुछ नतीजा बाहर आया नहीं। तो गांधी जी या कांग्रेस उसमें आना चाहिए, और इसीलिए फिर तभी के भारत के वाइसरॉय, उनका नाम है आयरविन, उन्होंने गांधी जी को बोला कम ऑन टर्म, आप लोग डिस्कस करने के लिए आ जाओ, हम लोग कुछ तो डिस्कस कर लेंगे। और फिर गांधी जी को वाइसरॉय के हाउस में बुलाया गया। गांधी जी वाइसरॉय के हाउस में तभी गए। फिर वाइसरॉय आयरविन और महात्मा गांधी जी, इनमें एक पैक्ट हो गया, करार हो गया, जिसे बोला जाता है गांधी आयरविन पैक्ट। ये क्या था पैक्ट? इसमें ऐसा डिसाइड किया गया कि कांग्रेस ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर लेगी। जब तक कांग्रेस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रही है, तब तक ये जो आंदोलन चला रही है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये पॉज कर लेंगे, स्थगित कर लेंगे। ये ऐसे नहीं बोला कि आप पीछे ले लो, हाँ स्थगित कर दो, पॉज का बटन जैसे होता है वैसे पॉज करेंगे। और अगर आपके हिसाब से कुछ हुआ नहीं तो आप फिर से आंदोलन शुरू कर सकते हैं, अगर हो गया तो बंद कर दो आंदोलन। तो ऐसी बात करके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। और इसी के बदले में जैसे हम आंदोलन स्थगित कर रहे हैं, तो ये आंदोलन के लिए जो लोगों को अरेस्ट की गई है उन्हीं सभी को हम लोग रिहा कर देंगे। अभी असल में बात ऐसी थी कि ब्रिटिश लोगों को इतने सारे लोगों को खाना पीना देना पड़ रहा था, तो इसके अच्छा चलो छोड़ दो, और ये आंदोलन स्थगित हो गया। इसी दौरान और एक चीज हो गई थी, ये सशस्त्र क्रांतिकारकों की है, वो मैं बाद में विस्तार से लेता हूं, मगर इधर मैं बता रहा हूं कि भगत सिंह, जो हम लोग मानते हैं कि बड़े अच्छे क्रांतिकारक थे, सोशलिस्ट करके थे, वो भगत सिंह जी राजगुरु
और सुखदेव, ये तीनों को फांसी की सजा डिक्लेयर की थी। सॉन्डर्स को मारने का आरोप इनके ऊपर था। आपको पता रहेगा तो जब ये साइमन कमीशन आया था उसके खिलाफ पंजाब केसरी लाला लजपत राय आंदोलन कर रहे थे निशस्त्र रूप से। वो वयोवृद्ध थे, उनके ऊपर लाठी चलाने का आदेश सॉन्डर्स ने दिया था और इसीलिए सॉन्डर्स को मारा गया आर्म रिवॉल्यूशनरीज की तरफ से। और इसी का आरोप ये भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों के ऊपर लगा कि इनको फांसी की सजा दी थी। लोगों का ऐसा मानना था कि जैसे ये राष्ट्रभक्त लोगों को छोड़ दिया है, वैसे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये तीनों राष्ट्रभक्त तो है, इन्हीं को भी छोड़ा जाए या उनकी फांसी की सजा कम कर दो, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे दो, ऐसे कुछ तो करो। गांधी जी ये काम कर सकते थे, ऐसा तभी के बहुत लोगों का विश्वास है, बहुत बुद्धिमान लोगों का विश्वास है। इन बुद्धिमानों में मेरे ख्याल से नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी थे। तो गांधी जी जब वाइसरॉय से मिलने गए तो गांधी जी ने ये विषय लिखा कि ये जो हमारे नौजवान है, गांधी जी के हिसाब से मारो काटो संप्रदाय वाले, मगर इनको सजा कम की जाए। मगर वाइसरॉय जी ने बोला कि आपको तो पता है ब्रिटिश राज्य ये किसी एक के हाथ में नहीं होता है, ये सिस्टम के हिसाब से चलता है और मेरे लिए ये चीज़ संभव नहीं है कि इनकी फांसी रुक जाए। तो गांधी जी बोले ठीक है, मगर इतनी बात तो आप कर सकते हैं कि मैंने आपके साथ ये संवाद किया था। तो आयरविन जी भी बोले हाँ, मगर इसके साथ साथ ये भी आप बोलो कि वाइसरॉय ये कुछ कर नहीं सकते, ये भी लोगों को बताओ। अरे गांधी जी बोले हाँ। अभी यहाँ पे बहुत लोगों का मानना है कि गांधी जी को यहाँ पे रुकना चाहिए था, उन्होंने ऐसी कंडीशन डालनी चाहिए थी कि मैं इंग्लैंड जाऊँगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, मगर उसके लिए आप इनकी सजा कम कर दो। तो गांधी जी ने ये कुछ किया नहीं करके लोग, अभी भी कुछ लोग हैं जो गांधी जी को इसी के बारे में दोषी ठहराते हैं। ये कांग्रेस वाले ही, ये दूसरी पार्टी के लोग नहीं, कांग्रेस वाले ही है। अभी ये चीज हो गई, गांधी आयरविन पैक्ट हो गया। अभी आयरविन ने पूछा गांधी जी को भाई क्या लेंगे, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, अभी आगे मेहमान घर में तो बोलना चाहिए। और वाइसरॉय हाउस में आके बैठे हैं, वाइसरॉय हाउस मतलब आज का राष्ट्रपति भवन है। तो गांधी जी बोले नहीं मैं सिर्फ नींबू पानी लेगा। तो आयरविन बोले जैसे आपकी मर्जी, लाओ भाई नींबू पानी ला लो। और इसी के बाद गांधी जी ने अपने साथ लिया गया छोटा सा नमक का पाउच ओपन किया और उसी नींबू पानी में वो नमक डाल दिया और वाइसरॉय को बताया ये मैंने खुद बनाया नमक है और मैं आपके सामने ये डाल रहा हूँ। अभी वाइसरॉय ने तो स्माइल किया, दैट्स ऑल। अभी गांधी जी गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए, तो आंदोलन जो चल रहा था वो पॉज हो गया। ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एक गांधी आयरविन पैक्ट इसी के बाद हो गई। अभी गांधी जी गए इंग्लैंड में, मतलब वो तो अभी तो एक शॉर्टेस्ट रूट अवेलेबल था वाया गल्फ ऑफ एडन, रेड सी से लेके सुएज कैनाल क्रॉस करते हुए वो जाएंगे। फिर भी 4-5 महीने की मुदत है। गांधी जी इंग्लैंड में गए। अभी इंग्लैंड में जाने के बाद दूसरी बात आ गई कि कोई बड़ा मेहमान इंग्लैंड में आता है तो इट्स प्रोटोकॉल, जैसे हम लोग बोलते हैं ये राजनीतिक शिष्टाचार होता है कि ऐसे आदमी को राजा ने बुला के उसको पार्टी देनी है। वैसे भी राजा को काम क्या होता है इंग्लैंड में, वो तो नॉमिनल चीफ है। मगर वो राजा जो था उनको पता था गांधी जी का वर्णन किया जाता है हाफ नेकेड फकीर, ये खाली धोती लगा के घूमता है दुनिया में, नहीं, ये ऐसा आदमी हमारे पेरिस में नहीं आना चाहिए। तो फिर उनके सेक्रेटरी ने बोला कि बुलाना तो चाहिए। तो राजा बोले ठीक है बुलाओ, मगर उनको बोलो कि पूरे कपड़े पहन के आ जाए। मगर वो जो सेक्रेटरी था उन्होंने बोला
कि भाई बराबर है आप जो बोल रहे हो, मगर मेहमान कौन से कपड़े पहन के आ जाए ये हम नहीं बोल सकते ना, हमारे शिष्टाचार इसके इस हिसाब से ये बराबर नहीं होगा। और फिर गांधी जी को सिर्फ इन्विटेशन दिया गया, गांधी जी गए, माहौल शांति से हो रहा था। जैसे ही गांधी जी का खाना खत्म और वाइस राजा का, ऑल ऑफ सडन राजा ने गांधी जी के नीच के तरफ देखना चालू किया और राजा धीरे धीरे लाल होते गया। और फिर वो गांधी जी को बोल दिया कि मिस्टर गांधी, मेरे एम्पायर के ऊपर मैं अटैक सहन नहीं कर सकता हूँ। तो गांधी जी बोले तभी कि राजा जी, आपके हम अभी मेहमान हैं, आपने हमें मेहमान करके बुलाया है, मेहमान करके हमें जाने दीजिए। हम लोग इसी के विषय में बाद में कभी तो चर्चा करेंगे। तो राजा के सेक्रेटरी ने लिख के रखा है कि हु इज मोर जेंटलमैन। ये चाहिए तो विषय गांधी जी बढ़ा सकते थे तभी, मगर गांधी जी ने बहुत अच्छी तरह से प्रोटोकॉल का पालन किया। ही डिजर्व्स। जैसे गांधी जी बाहर आ गए तो हमारे जर्नलिस्ट आज के ज़माने में होते वैसे तभी भी थे, पूछा कि आप ब्रिटेन के राजा को मिलने के लिए सिर्फ एक धोती पहन के गए थे। तो गांधी जी का जवाब बड़ा अच्छा है। क्या बोले गांधी जी? गांधी जी बोले, दो लोगों के शरीर के ऊपर जितने वस्त्र चाहिए उतने राजा जी के पास ही है। समझने की कोशिश कीजिए। और फिर इसीलिए हम लोगों को ऐसे ही आना पड़ा। मतलब ये है कि हमारा जो सब है वो ये सब ब्रिटिश लोग लेके जा रहे हैं। यही तो आंसर था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अच्छी तरह से नहीं जा रही थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ कांग्रेस की तरफ से एक ही आदमी डिसाइड किया गया था, वो थे गांधी जी। गांधी जी ने वहां जाके एक ही स्टेटमेंट दिया कि हमें क्या चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। और उसी के लिए ब्रिटिश लोग पहली स्टेप उठाएंगे, पहला कदम उठाएंगे, वो होगा पूर्ण स्वराज्य हमें चाहिए, दैट्स ऑल। और इसीलिए ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कुछ अच्छी हुई नहीं। गांधी जी विमनस्क परिस्थिति में वापस भारत में चले आए। गांधी जी ये फ्रस्ट्रेट होके इंग्लैंड से फिर वापस भारत में चले आए। आने के बाद उन्होंने फिर से उनका जो आंदोलन था सविनय कायदेभंग, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो शुरू करने का प्रयास किया। ब्रिटिश लोगों ने उनको अरेस्ट किया और यहाँ पे एक आंदोलन खत्म। अभी आप देखेंगे तो हमें फिर एक बार विश्व में क्या चल रहा था, तभी जग में क्या चल रहा था वो देखना है। अभी साल है 1932, ये साल आ रहा है। आप अगर देखेंगे तो पहला वर्ल्ड वॉर 1918 में खत्म हुआ था। उसी के जो इम्पैक्ट है वो जग के ऊपर आ रहे थे। जैसे कि इम्पैक्ट था कि यंग जनरेशन यूरोप की बहुत बड़ी संख्या से डेड हो गई थी युद्ध में। अमेरिकन्स भी थे शामिल, क्योंकि नो डाउट युद्ध यूरोप की भूमि पे चल रहा था, मगर अमेरिका को एक अच्छी आदत है कि जग में किधर भी झगड़ा चालू हो जाए अपना लंबा नाक उधर खुपसना ही चाहिए। गया और फिर लुसिटानिया नाम की हमारी बोट जर्मन लोगों ने डुबा दी करके युद्ध में उन्होंने एंट्री मारा। असल में रीज़न कुछ तो बताया जाता है, वो अलग है। वो रीज़न ऐसा था कि अमेरिका में बहुत सारे जो उद्योगपति रहते थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्होंने इंग्लैंड और फ्रेंच के इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत अच्छी रकम लोन करके दी थी। और अगर इंग्लैंड और फ्रांस युद्ध में हार जाते हैं तो ये लोन उनके डूब जाएंगे। तो उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला, कुछ भी करके आप युद्ध में शामिल हो जाओ। और फिर ऐसा कहा गया कि लुसिटानिया जो बोट डुबा दी गई उसमें बहुत सारे अमेरिकन लोग थे। जर्मनी को वार्निंग देने के बाद भी जर्मनी ये जो ऑर्डिनरी क्या बोलते हैं जिसको पैसेंजर बोट है उसके ऊपर हमला कर रही थी।
अभी जर्मनी का कहना अलग है। जर्मन्स बोलते हैं कि हम लोग पैसेंजर बोट के ऊपर क्यों हमला कर रहे थे, क्योंकि पैसेंजर बोट में से अमेरिका इनको वेपन भेज रही थी, इसीलिए हम लोग पैसेंजर बोट को डुबा रहे थे। कौन सच है कौन गलत है पता नहीं, मगर चीज़ ऐसे हो गई कि अमेरिका को बहाना मिल गया। अमेरिका पहले युद्ध में आ गया था तो उनका भी बड़ा नुकसान हो गया। इंग्लैंड का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। यंग जनरेशन चली गई बहुत सारी, और फिर दीर्घकालीन मतलब बहुत लंबे तौर से जो इम्पैक्ट हो गया वो ये हो गया कि वर्ल्ड रिसेशन। रिसेशन मतलब उसी को बोलते हैं हम लोग महामंदी। मार्केट चलता ही नहीं है, कोई खरीदी करना नहीं चाहता है, और उसकी वजह से चीज़ ऐसी होती है कि मार्केट में मनी जो होता है फ्लो, वो मनी फ्लो नहीं होता रहता है। इसी को बोला गया ग्रेट डिप्रेशन, आर्थिक महामंदी करके तभी आई थी। इसी की वजह से जर्मनी की भी हालत बहुत बुरी हो गई थी, सभी देशों की, यूरोप के। जैसे कि जर्मनी में उनकी करेंसी है मार्क, हम लोग जैसे रुपया बोलते हैं उनका मार्क होता है। तो एक मार्क मतलब 10 लाख एक डॉलर, अमेरिकन डॉलर मतलब 10 लाख मार्क्स। ये करेंसी हो गई कि आप देखिए कैसे गिर गया रहेगा करेंसी उनका। ये सब हो गया वो रिसेशन की वजह से। तो 1929, 1930 हम लोग जब ये सब कर रहे थे, अमेरिका, यूरोप, ये सब ये महामंदी मतलब रिसेशन को फेस कर रहे थे। मगर उसी में एक चीज़ दिखाई दी गई कि ये जो रिसेशन है उसका कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट यूएसएसआर, मतलब अभी हम लोग बोलते हैं रशिया, तभी यूएसएसआर, इसके ऊपर हुआ नहीं, क्योंकि यूएसएसआर में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी आ गई थी और इसी के लिए उनके ऊपर उसका कुछ इलाज हुआ, इम्पैक्ट हुआ नहीं। तो मैं ये लेक्चर जो हम लोग अभी ले रहे थे वो यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, और आगे वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कम्युनिज्म, नाजीज्म और फैसिज्म, इनके बारे में।